So what's up students, myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फ्रॉम अकाउंटेंसी। चैप्टर है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हम इस चैप्टर को ही आज प्रॉपरली स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो जो भी पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। एंड इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करो उन स्टूडेंट्स के साथ या उन बच्चों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अब जैसा हमारा नाम बता रहा है इस चैप्टर का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसका मतलब है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मेनली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। इनका काम होता है, जो प्राइमरी काम होता है वो है सर्विस प्रोवाइड करना एक सेट ऑफ पीपल को या फिर सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ लिस्ट ऑफ फीचर्स होते हैं हमारे हर एक एनपीओ के अंदर जो कि सेम रहते हैं। सबसे पहला है हमारा एंटिटी। अब एंटिटी का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उन सबकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उन सब का जो भी काम है वो एक कॉमन सील के अंदर काम करता है और ये उनके ओनर्स या फिर जितने भी लोग उसको मैनेज करते हैं उसकी एंटिटी से अलग होती है इसकी एंटिटी। फिर सेकंड है मेरा पर्पस। अब पर्पस के बेसिस पे हम देखें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है वो यही है कि सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना इनका पर्पस नहीं होता। फिर थर्ड है ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम देखें तो मेन जो हमारा एनपीओ के अंदर होते हैं ओनर्स, क्योंकि एनपीओ सोसाइटी के लिए काम करती है तो सोसाइटी के ही मेंबर्स इसमें ओनर्स होते हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे ओनरशिप नहीं होल्ड कर सकते। फोर्थ है मेरा प्रॉफिट इज नॉट दी ओनली ऑब्जेक्टिव, कि एनपीओस के लिए प्रॉफिट उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लेकिन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम बात करें वो एनपीओ हो या फिर प्रॉफिट अर्निंग्स ऑर्गेनाइजेशंस, दोस्तों सबके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही प्रॉफिट उनकी ग्रोथ या फिर उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनपीओस के केसेस में अगर हमारी इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से तो उस केस में हम कहते हैं उसको सरप्लस, और अगर मेरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है मेरी इनकम से तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। फिर फिफ्थ आता है मेरा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को लेके भी जो भी लोग किसी भी एनपीओ को मैनेज करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है तो जितने भी लोग सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो सारे डिसाइड करते हैं कि वो सारे अपॉइंट करते हैं कुछ लोगों को जो कि पूरे एनपीओ को मैनेज करते हैं। अब उसमें हमारे आते हैं ट्रस्टीज या फिर हमारे मैनेजिंग कमेटी के लोग आते हैं मेनली। अब सिक्स्थ है मेरा फंड्स। अब फंड्स को लेके भी कुछ बेसिक या कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं कि इन जगहों से ही एनपीओस को फंड्स मिलते हैं। सबसे पहला आता है मेरा सब्सक्रिप्शन, फिर आता है मेरा या तो डोनेशन से आएंगे या फिर वो एंट्रेंस फीस होती है या फिर कोई भी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस के रूप में जो भी हमारे पास पैसा आता है, तो वो हमारे लिए किसी भी एनपीओ के लिए एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं। फिर जो लास्ट है मेरा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब किसी भी एनपीओ के अंदर, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस रन करती है अपना, कुछ भी इसका जो बिजनेस होता है तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होना जरूरी होता है। तो इसी वजह से जो हमारे एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े अलग होते हैं। एनपीओ के जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो है हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट आता है मेरा बैलेंस शीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है हमारा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं किसी भी एनपीओ के बीच में और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। तो पहला जो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है पर्पस। अब एनपीओ का पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना अपने लिए। फिर जो सेकंड मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है फंड्स। अब फंड्स को लेके किसी भी एनपीओ के लिए कुछ लिस्ट ऑफ एरिया से ही फंड्स आते हैं, जैसे कि या तो सब्सक्रिप्शन से आएंगे या तो डोनेशन से आएंगे या फिर वो आएंगे हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस या फिर कोई भी एंट्रेंस फीस से आएंगे वो फंड्स हमारे। लेकिन किसी भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स जो आते हैं वो अलग जगह से आते हैं। हम देखें अगर सोल प्रोप्राइटर के लिए तो फंड्स आते हैं, प्रोप्राइटर खुद लाता है। पार्टनरशिप में देखें तो पार्टनर सारे मिलकर फंड्स लाते हैं। एंड अगर हम कंपनी की बात करें तो हम पब्लिक से या तो पैसा उठाते हैं या फिर हमारे शेयर होल्डर से हम पैसा लेते हैं मेनली। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर हम बेसिस पे देखें तो एनपीओज में तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। पहला है मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट है मेरी बैलेंस शीट। एंड अगर हम बात करें प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की तो वहां पे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो आती है मेनली
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बनती है मेरी बैलेंस शीट। फिर फोर्थ पॉइंट है मेरा सरप्लस या फिर स्लैश प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें एनपीओज में तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पे सरप्लस को देखा जाता है। अगर मेरी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर्स कम है, तो वो मेरा सरप्लस सिचुएशन होती है। अगर मेरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो वो मेरी डेफिसिट की सिचुएशन होती है। एंड अगर मैं बात करूं मेरे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो वहां पे अगर मेरी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो वो मेरा नेट प्रॉफिट होता है। एंड अगर मेरी एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो उसे हम नेट लॉस कहते हैं। तो अब जो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है एनपीओस के अंदर, उसमें वो मेन 3 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फर्स्ट है मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड है मेरा बैलेंस शीट। तो ये 3 ही स्टेटमेंट्स हमारी बनती हैं। अब हम इन तीनों को ही थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब अगर सब स्टूडेंट्स को याद होगा, अगर उन्होंने 11th क्लास में पढ़ा है, और आई एम श्योर कि उन लोगों ने पढ़ा होगा कैश बुक के कंसेप्ट के बारे में, कैश बुक कैसे ऑपरेट करती है, तो सेम कैश बुक का जो भी उसमें कंसेप्ट्स थे, वो सेम कंसेप्ट्स हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी लगेंगे। इसलिए हम इसको एक समरी भी कह सकते हैं हमारी कैश बुक की, कि कैश बुक में जो चीजें आ रही थी उसकी एक समरी है हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के। सबसे पहला मेरा साइलेंट फीचर है कि ये एक रियल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है जब भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को ही ध्यान में रख के किया जाता है। थर्ड जो मेरा फीचर है कि जो डेबिट साइड है वहां पे सारे रिसिप्ट्स को रखा जाता है, एंड जो क्रेडिट साइड है वहां पे सारी पेमेंट्स को रखा जाता है। फिर फोर्थ जो मेरा इसमें साइलेंट फीचर है वो यही है कि हम एंड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को निकालते हैं अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और वो यूजुअली मेरा क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए या बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो वो डेबिट साइड में चले जाता है एज बैंक ओवरड्राफ्ट। फिफ्थ जो मेरा फीचर है कि नॉन कैश जितनी भी आइटम्स होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें से कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। अब सिक्स्थ है मेरा पर्पस। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो मेन पर्पस होता है वो है कि इसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इजीली बन सके, और हमें जो भी हमारे सरप्लस है या फिर डेफिसिट है वो हमें तुरंत मिल सके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के बाद। तो इसका मेन पर्पस यही होता है। तो अब और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन में अभी आने वाला है इन 3, 2, 1 गो। अब ये जो हमें एक्सट्रैक्ट दिख रहा है हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, मेनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे ही बनता है जहां पे कि इसके डेबिट साइड में आते सारी रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में आते सारी पेमेंट्स। यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट ऑफ रिसिप्ट्स और कुछ लिस्ट ऑफ पेमेंट्स को ही इंक्लूड किया है अपने इस एक्सट्रैक्ट के अंदर। तो हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम अपनी ओपनिंग एंट्री करते हैं तो उसको करते हैं हम टू बैलेंस बीडी, और हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस और हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस, दोनों के बैलेंस को हम नोट करते हैं। फिर जो मेरी सबसे बड़ी रिसिप्ट्स होती है मेरे लिए, वो है मेरी सब्सक्रिप्शंस। अब सब्सक्रिप्शन में 3 अलग अलग साल की सब्सक्रिप्शन हमें गिवन होती है। सबसे पहला हमारा प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, इन तीनों सालों की हमें दे रखी होती है। फिर जो नेक्स्ट है मेरा जर्नल डोनेशंस। अब यहाँ पे कुछ एक और तरह की मेरी रिसिप्ट्स होती है कि जो जर्नल डोनेशंस हमें मिलती हैं स्पेसिफिकली अलग अलग टाइम पे, जो जर्नली कोई भी डोनेट कर देता है तो यहाँ पे वो अमाउंट आता है। फिर आता है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हमारे पास डोनेशन आई है तो उसको हम इस स्पेसिफिक पर्पस के नाम के अंदर ही लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पेमेंट साइड में, जो कि मेरा क्रेडिट साइड है। अब जो मेरा ओपनिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस बैंक का नेगेटिव होगा तो उसका मतलब है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आता है हमारा सबसे बड़ी जो रिसिप्ट्स है मेरे लिए, वो है मेरी सैलरीज। फिर आता है रेंट, ऑडिट फीस, बाय म्यूनिसिपल टैक्सेस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये कुछ हमारे लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस या फिर कुछ हमारे लिस्ट ऑफ पेमेंट्स होती हैं जो यूजुअली होती रहती हैं। अब जब हम क्वेश्चन को एंड करते हैं तो हम एंड करते हैं बाय बैलेंस सीडी लिख के, जिसमें कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हम दोनों को नोट करते हैं। अगर किसी केस में बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, और बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री हमेशा टू बैलेंस सीडी के नाम पे होती है। तो यहाँ हमने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट देखा अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। मेनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चंस में क्लास 12th के लिए आपको बनाने को नहीं आएगा, आपको बनाना नहीं है, आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, उसके बेसिस पे आपको फर्दर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है।
लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने थोड़ा सा एक बार देख लिया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। अब जो नेक्स्ट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है या फिर यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमने पिछले साल पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वैसे ही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा, जिसका मतलब है कि जो भी मेरा डेबिट साइड होगा वहां पे रेवेन्यू नेचर की जितनी भी एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी लॉसेज हैं वो सारे मेरा रखा जाएगा डेबिट साइड में, एंड क्रेडिट साइड में जो भी मेरे रेवेन्यू नेचर के इनकम्स हैं या फिर हमारे गेन्स हैं तो वो सब चीजें हमारी आएंगी सारी की सारी हमारी क्रेडिट साइड में। अब कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सबसे पहला है मेरा कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसका जो नेचर है वो है नॉमिनल नेचर, जिसका मतलब कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स को ही फॉलो किया जाता है इस प्रिंसिपल को। फिर सेकंड मेरा फीचर है कि जितनी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स है उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल नेचर की आइटम्स को इग्नोर कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी फर्नीचर को मैंने सेल किया है तो फर्नीचर को सेल करने की हमारी एंट्री नहीं आएगी, लेकिन अगर उस फर्नीचर को सेल करने के बाद कोई भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई भी अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा इंक्लूड होगा। फिर थर्ड है मेरा कि जितनी भी कैश के बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस हो चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस हो, वो सब इंक्लूड नहीं किया जाता, उन सबको हम इंक्लूड नहीं करते कभी भी। फिर फोर्थ है मेरा यहाँ पे जैसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करते थे अलग अलग अकाउंट्स को लेके, जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और भी कई सारी चीज़ों को लेके जब हम एडजस्टमेंट करते थे तो सेम वो सारी एडजस्टमेंट्स वैसे ही हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी होंगी, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगभग सेम ही होता है। फिर फिफ्थ है मेरा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं या जो भी मेरा इनकम हुआ जो भी मैंने एक्सपेंडिचर्स किए वो सिर्फ करंट अकाउंट या वो सिर्फ करंट ईयर के ही इंक्लूड होते हैं। हम प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर को यहाँ पे ज़्यादा जल्दी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मतलब ये पहले हो चुका है, करंट ईयर में ही हम इसको इंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया कि ये अभी होने वाला है, अभी वो ईयर आया ही नहीं है, तो उसको मैं इंक्लूड करूँ क्यों अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड सिक्स्थ है मेरा कि इसका जो मेन पर्पस होता है वो यही है कि सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड करना। अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो वो मेरा सरप्लस होगा, और अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो वो मेरा डेफिसिट होगा। यह बिल्कुल सिंपल लॉजिक पे ही हम खेलते हैं। अब फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग अब हम एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी। तो वो एक्सट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है इन 3, 2, 1। तो अब जब हम इस एक्सट्रैक्ट को देख पा रहे हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, तो यहाँ पे हमारा जो डेबिट साइड है वहाँ पे जितनी भी मेरी एक्सपेंसेस है वो सारी आई है, एंड जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे मेरी इनकम्स आई हैं सारी की सारी। तो हम डिटेल में दोनों को स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे एक्सपेंडिचर साइड को। सबसे बड़ा जो मेरे लिए एक्सपेंस होता है मेरी एनपीओ के अंदर वो होती है मेरी सैलरीज को पे करना। तो पहला मेरा आ जाता है 2 सैलरीज। फिर अगर उसमें आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर कुछ भी ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग हो रहा है मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो मेरा ऐड हो जाता है। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरा माइनस हो जाता है। फिर मेरा जो नेक्स्ट बड़ा एक्सपेंडिचर है वो है रेंट, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम में कुछ भी प्रीपेड है तो वो लेस हो जाएगा। फिर ऑडिट फीस मेरे लिए बहुत एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। रिपेयर्स मेरे लिए एक बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब हम देखते हैं अपने इनकम साइड के अंदर। तो इनकम साइड में मेरी सबसे बड़ी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो है मेरी सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में जो एडजस्टमेंट्स आती हैं, अगर मेरी आउटस्टैंडिंग होगी एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो मेरा ऐड हो जाएगा। फिर अगर मेरी एडवांस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो वो भी मेरा ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मेरी ऐड हो जाएंगी। एंड अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो मेरा लेस हो जाएगा, एंड जो एडवांस है एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी मेरा लेस हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें मेरी लेस होंगी और ऊपर की दो चीज़ें मेरी ऐड होंगी। फिर अगर हम देखते हैं एंट्रेंस फीस मेरे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा इनकम का सोर्स है, तो वो भी मेरा इनकम में आ जाएगा। फिर अगर हम देखें जर्नल डोनेशंस, तो वो जर्नल डोनेशंस मेरे लिए एक अच्छा इनकम का सोर्स होता है, वो भी आएगा इनकम में ही। फिर अगर हम देखें सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स तो वो भी मेरे लिए आता है। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूज़पेपर्स मेरे एसेट्स नहीं है, न्यूज़पेपर एक तरह से मेरे लिए उसको बेचने के बाद जो मेरे पास इनकम आई तो उसको मैं इनकम ही कंसिडर करूंगा, इसको मैं एसेट की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। इसलिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स मेरा हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आएगा। अब अगर हम देखते हैं कि
मेरा जो इनकम साइड है या जो मेरा क्रेडिट साइड है अगर वो ज़्यादा है मेरे डेबिट साइड से, जो कि मेरी एक्सपेंडिचर साइड है, तो आता है मेरा सरप्लस। एंड अगर हम देखें कि अगर मेरी एक्सपेंडिचर साइड या फिर डेबिट साइड मेरी इनकम साइड या फिर हम बोले क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो वो आता है मेरा डेफिसिट। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपरली बनता है, या फिर क्या क्या चीज़ें उसमें कुछ कुछ जो जर्नल चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आती हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिटेल में थोड़ी सी देख ली। इसका और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें तब मिलेगा जब हम प्रॉपरली खुद बैठ के इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, पहले थोड़ा सा बेसिक्स अपने क्लियर कर लेते हैं, फिर हम पहुंचेंगे थोड़े एडवांस लेवल पे, क्योंकि अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस लेवल पे बेकार पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, और उस टाइम पे फिर बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब हमने एनपीओ किया था, जब मैं था स्कूल्स में, क्योंकि मेरे टाइम पे एनपीओ क्लास 11 में आ चुका था, क्लास 12 में नहीं था, तो ये एक अच्छी हमारी झंझट पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम पे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर होता था और एनपीओ भी था, तो दोनों लगभग लगभग सेम चैप्टर है, लेकिन एंट्रीज बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं, तो कन्फ्यूजन बढ़ती थी। और मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिस किया एनपीओ के सीधा फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस को, तो जिसकी वजह से जो मेरा बेसिक्स थे वो मेरे क्लियर नहीं हुए और मेरे नंबर थोड़े बहुत कम आ गए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये नहीं चाहता कि आपके साथ ये हो, तो इसीलिए पहले बेसिक्स अपने क्लियर कर लो, उसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो करना बहुत ईजी है, 20 मिनट के अंदर ही एक पूरा क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। तो पहले बेसिक्स पे ध्यान दो, और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए, आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट के लिए काम आएगा कि पहले गो फॉर द बेसिक्स देन गो फॉर द एडवांस, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिल सकती। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर तो भगवान मालिक है कि आपको सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जो भी आपके लिए सक्सेस का एक पैरामीटर है, तो वो सक्सेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो शायद ना मिल पाए। अगर मिल जाए तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन पे लिख के कि सर आप गलत हो, तो हो सकता है मैं अपने सोच को चेंज कर दूं। तो चलो वापस चैप्टर पे आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है मेरे बैलेंस शीट्स। अब बैलेंस शीट्स क्या होती हैं? बैलेंस शीट हमने पहले भी पढ़ी, हमने अब भी पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस शीट्स मेरी क्या है मेन? अब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि बनता हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर है, 31 मार्च को ही बनता है वो हर साल, या फिर अगर मैंने अप्रैल टू मार्च लिया है अपना अकाउंटिंग ईयर, अगर मैंने जनवरी टू दिसंबर लिया तो 31 दिसंबर को बनता है। लेकिन यूजुअली हम 31 मार्च को ही मानते हैं अपने क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो अब जब बैलेंस शीट्स बनती है तो बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं हमारी, एक होता है हमारा लायबिलिटी साइड, एक होता है हमारा एसेट साइड। अब एसेट साइड्स में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी जेब में पैसा डाल रही हैं या फिर जो डालने वाली हैं। सिंपल समझते हैं इसको, बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लेक्स पे नहीं ले जाते, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट पे समझते हैं कि एसेट्स वो चीजें होती हैं जो कि हमारी जेब में पैसा डालने वाली है या फिर जो पैसा डाल रही हैं। ठीक है, एंड लायबिलिटीज वो चीजें या वो अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारी जेब से पैसा निकालने वाले हैं या फिर जो पैसा निकाल रहे हैं। तो ये दो चीजें ही होती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो आती हैं। क्लियर? अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट्स देखते हैं या फिर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स देखते हैं जो कि हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला मेरा जो अकाउंट है वो है सब्सक्रिप्शंस। तो जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं हमारे, वो मेनली मेरा इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के लिए। और सब्सक्रिप्शंस को हम अपनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डालते हैं, कहाँ पे? डेबिट साइड में। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम डालते हैं उसको क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये तो होता है सब्सक्रिप्शन को लेके क्या कहाँ पे उसकी एंट्री की जाती है। फिर जो सेकंड मेरा अकाउंट है वो है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। अब लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस की अगर हम बात करें तो ये वो टाइप की फीस है, फिर वो टाइप की इनकम है जो कि मेरे को कोई भी एक इंसान मेरे को अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए मेरे को अपने पैसे दे देता है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा पूरे लाइफ टाइम के लिए, जब तक के लिए मैं जिंदा हूं, या फिर एक 10-12 साल या 25-30 साल के लिए मैं जुड़ना चाहूंगा आपके साथ। तो ये जो अमाउंट है या ये जो इनकम है ये मेरी नॉन रेकरिंग है। तो ये रेकरिंग नेचर की नहीं है मेरी इनकम, ये नॉन रेकरिंग है। तो जिसका मतलब, तो इसको हम हमेशा एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब जब वो पैसा मेरे पास एक बार आ चुका है तो मैं लायबल हो चुका हूं कि मुझे अब उसको सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी लाइफ टाइम तक के लिए, फिर जब तक के लिए हमने डिसाइड किया है।
तो इसीलिए इसकी जो एंट्री की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता कभी भी, एंड इसको हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देते हैं, या फिर हम इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड है मेरा एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड मेनली वो फंड्स होते हैं, वो इनकम या फिर वो एक पैसा जो मेरे पास आता है एक लमसम अमाउंट में, जो कि मुझे किसी एज अ गिफ्ट की तरह मिलता है, और इस पैसे को मैं सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर पाऊंगा। तो मेरे एक तरह से हाथ बन चुके हैं, एंड हाथ बनने की वजह से इसका जो एंट्री की जाती है वो की जाती है हमारे लायबिलिटीज में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का होता है, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली, इसका एक सेपरेट अकाउंटिंग हेड बनता है हमारा लायबिलिटीज के अंदर। फिर फोर्थ आता है मेरा एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। अब एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस जो होती है कि जब भी कोई नया बंदा हमारे साथ जुड़ रहा है तो उस टाइम पे वो जो पेमेंट देता है एक्स्ट्रा अपने सब्सक्रिप्शन के अलावा, तो वो होती है मेरी एंट्रेंस फीस, या फिर हम उसे एडमिशन फीस भी कह सकते हैं। अलग अलग एनपीओस के अलग अलग तरीके होते हैं उस पैसे को बोलने के। अब ये जो पैसा है ये भी मेरा, अब ये जो पैसा मेरे पास आता है ये हर साल आता है, क्योंकि हर साल हमको अपनी एडमिशन फीस या फिर अपनी रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है, या हमें एंट्रेंस फीस को एक बार हर साल हमें रिन्यू करना पड़ता है अपनी मेंबरशिप को। तो ये मेरे लिए एक हद तक रेकरिंग इनकम होती है, क्योंकि हर साल आती है मेरे पास। इसीलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं, इनकम साइड या फिर हमारे क्रेडिट साइड की तरफ। फिर फिफ्थ आता है मेरा डोनेशंस। अब डोनेशंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डोनेशन का मतलब क्या है। डोनेशन का सिंपल मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल एड या फिर फाइनेंशियल हेल्प जो आपको मिली है किसी भी बाहर के इंसान से, कोई भी हो सकता है वो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो। अगर आपको बाहर से कोई हेल्प मिली है तो वो हमारा डोनेशन के अंदर आता है। ओके, अब हम देखते हैं डोनेशंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डोनेशन इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ेगा, अलग अलग टाइप्स के डोनेशन होते हैं। अब डोनेशन जो होते हैं वो मेनली मेरे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है मेरा स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन है, जैसे हम एग्जांपल ले कि मैंने किसी भी एनपीओ में डोनेट किया स्विमिंग पूल बनाने के लिए, या फिर एक प्रॉपर क्लासरूम बनाने के लिए, या फिर मैंने डोनेट किया वहाँ पे एसी लगवाने के लिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से उतनी उनको गर्मी ना लगे, वो अपने काम कर सके। या फिर मैंने डोनेट किया किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, जब मैं डोनेट करता हूँ तो वो मेरा स्पेसिफिक डोनेशन होता है। फिर अगर हम बात करें सेकंड जो मेरा टाइप का डोनेशन है वो है मेरा जर्नल डोनेशन। अब जर्नल डोनेशन ऐसा डोनेशन है कि मैंने पैसा डोनेट किया, एनपीओ को मिला, अब एनपीओ उस पैसे को किसी भी जगह पे यूज कर सकती है। एनपीओ बाउंडेड नहीं हो गई, लाइबल नहीं है, एनपीओ कहीं पे भी उस पैसे को यूज कर सकती है। अब जो मेरा नेक्स्ट आता है पॉइंट या नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है लेगेसी। अब लेगेसी क्या होता है? लेगेसी एक तरह से वो अमाउंट है जो कि एनपीओज रिसीव करती हैं किसी भी अपने डिक्रीज्ड पर्सन के विल के अकॉर्डिंग। अगर उसने विल में लिखा है कि ये पैसा, इतना फलाना पैसा इस फलानी एनपीओ को मिलेगा, तो वो पैसा उसको मिल जाता है, तो वो उसके लिए लेगेसी अमाउंट है। अब ये जो अमाउंट है ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, ये कभी कभार ही होता है कि कुछ ही लोग होते हैं जो एनपीओज में अपने पैसे को विलफुली डालते हैं, तो इसको हम एज अ लायबिलिटी ही ट्रीट करते हैं हमेशा। अब नेक्स्ट है मेरा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब एसेट्स जो होती है ये या फिर ये जो अमाउंट है ये मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आता है, कि जब भी मैंने अपने एसेट्स को बेचा, किसी पुराने एसेट्स को बेचा, तो वो मेरा रिसिप्ट साइड में आता है। लेकिन फिर ये डायरेक्टली चला जाता है मेरा बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगर उस एसेट को लेके कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी लॉस हो रहा है मेरे को, तो वो अमाउंट, अगर प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा मेरा किस साइड में? क्रेडिट साइड में। एंड अगर वो लॉस है तो वो आ जाएगा मेरा डेबिट साइड में। तो उसकी फिर अमाउंट हम रखते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। फिर अगर हम देखें, या फिर इसको हम एक छोटे एग्जांपल से देखते हैं कि मेरी एक ओल्ड फर्नीचर थी जिसकी वैल्यू थी 5000 की। उस ओल्ड फर्नीचर को मैंने 5500 में बेचा। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर उसको मैंने बेचा 5500 में। ठीक है, तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर का आ गया मेरे रिसिप्शन पेमेंट में 5500। अब ये डायरेक्टली मेरा चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, तो फर्नीचर डायरेक्टली मेरा बैलेंस शीट में जाके एसेट साइड में ही उसकी ट्रीटमेंट होगी, एंड उसको लेके जो मेरा प्रॉफिट हुआ है 500 रुपए का, वो मेरा आ जाएगा डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, वो है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल्स। अब जब भी हम इन चीज़ों को बेचते हैं जो कि हमारे लिए एज अ एसेट तो नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एसेट्स हो सकते हैं, उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे किन केसेस में एसेट हो सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को मैं बेच रहा हूं तो उससे जो मेरा पैसा आएगा वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
फिर आता है मेरा लास्ट जो होता है टॉपिक, वो है पेमेंट ऑफ ऑनरियम। अब ऑनरियम क्या होता है एक तरह से? अब ऑनरियम अगर आप स्टूडेंट्स को याद होगा या अगर तुम लोगों को याद होगा तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था कमीशन रिसीव या कमीशन के बारे में, कि कमीशन हमें मिलता है अगर हम किसी भी बिजनेस के लिए काम करें, अगर उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ नहीं है और अगर हम उस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो हमें कमीशन मिलता है कुछ परसेंटेज का। तो ऑनरियम भी बिल्कुल सेम होता है कमीशन जैसा ही, बस वो हमारा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में था तो उसे हम कमीशन कहते थे, यहाँ पे हम इसको ऑनरियम कहते हैं। तो ऑनरियम वो अमाउंट होती है जो कि किसी भी एक इंसान को मिलती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट का मेंबर ही नहीं है, और ये अमाउंट जो उसको मिलती है इसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ही डालते हैं। ओके, समझ आ गए सारे जितने भी अलग अलग अकाउंट्स थे? तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर हमारा 1 था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो चैप्टर उसका पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस पार्ट को आगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो खत्म करने से पहले देख लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एनपीओस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। फिर एनपीओ का किसी भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। हमारे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं हमारे एनपीओ के अंदर। हमारे 3 मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर आता है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर आता है मेरा बैलेंस शीट। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ लिया, फिर हमने सबसे पहले पढ़ा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स, फिर हमने एक्सट्रैक्ट देखा अपनी स्क्रीन पे कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा, उसके साइलेंट फीचर्स पढ़े और उसका भी एक हमने एग्जांपल देखा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने बैलेंस शीट को पढ़ा कि बैलेंस शीट क्या होती है, कौन कौन सी अमाउंट्स बैलेंस शीट में इंक्लूड की जाती है, और बैलेंस शीट का डिटेल में हम समझेंगे जब हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स देखे, बेसिक टर्म्स देखी जो कि हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं। एंड अगर इन टर्म्स में या फिर जो भी हमने प्रीवियसली सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो मैंने आप सबको जो एक्सप्लेन किया, उसमें से कुछ भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए कमेंट डाउन बिलो, उसमें लिखो और मुझसे डाउट डिस्कस करो। और अगर कोई नया चैप्टर या कोई भी दूसरा चैप्टर आपको अगर पढ़ना है, समझना है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ और अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। एंड वीडियो को लास्ट ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड स्टे एट होम। कम से कम अभी के टाइम में तो घर पे ही रहो, घर पे रह के ही पढ़ो। एंड always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.